दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अपने इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपके केवीएस का जो आपका सिलेबस है सीडीपी का, वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ऐसे में जो आज हम पढ़ेंगे वो है वाइगोत्स्की थ्योरी, और साथ में हम देखेंगे अधिगम यानी कि लर्निंग क्या होता है उसके बारे में। ये वीडियो आपका लंबा हो सकता है थोड़ा सा टाइम के हिसाब से, तो हमारे साथ में बने रहिए लास्ट तक। एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हम आपके मनोवैज्ञानिक काफ़ी कुछ सिद्धांतों को लेकर के बात करें, जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत उनके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर वाइगोत्स्की के सिद्धांत से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक एक चीज़ों को बहुत ही सोच समझ करके इसमें जो है लिखा गया है, रखा गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें लेओ सिमनोविच वाइगोत्स्की की, तो ये कहाँ से थे? ये यूएसएसआर के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहते हैं या फिर सोशल कल्चरल थ्योरी कहते हैं। सोशल कल्चरल यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सीधे सीधे सवाल यूपी टेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया। सीटेट वाले क्वेश्चंस की बात करें, बिल्कुल वैसे ही स्टैंडर्ड आपका केवीएस का है, तो उसमें क्या होता है, कुछ आपके सहयोग, सामंजस्य, कुछ ऐसे टाइप के ट्रेड्स, सोशल ट्रेड्स यानी सामाजिक गुणों को लिख दिया और फिर कहते हैं कि ये आखिर किसके तहत हमें देखने को मिलेगा। तो ये किसके तहत होगा? जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण या सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण है उसके तहत ही चीज़ें ये देखने को मिलेंगी। आखिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आप में से यहाँ पर बहुत कम बच्चों को पता होगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो वाइगोत्स्की के द्वारा भी दिया गया है। इसमें संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या हेतु 4 परस्पर इन्होंने अंतर क्रियात्मक स्तरों का उल्लेख किया है। मतलब एक दूसरे से वो रिलेट करते हुए आपके स्टेजेस देखने को मिलेंगे। ये कारक बालक के परिवेश से संबंधित हैं, जिसमें वह सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। बालक के परिवेश से संबंधित मतलब सीधी सी बात है, सोसाइटी, आसपास की चीज़ें वो हमारे समाज का ही हिस्सा होती हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आगे आपसे क्या कहते हैं, ये कारक बालक के परिवेश से संबंधित है, जिसमें वो सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त करता है। 1924 से लेकर के 34 की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी मॉस्को में अध्ययन किया। संज्ञानात्मक विकास प्रकार के विशेषकर भाषा और चिंतन के संबंध पर, क्या कि लैंग्वेज और जो थॉट प्रोसेस थिंकिंग होती है उसमें रिलेशन क्या होता है। पियाजे के सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपना दृष्टिकोण विकसित किया। तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, सबसे ज़्यादा जो आप पढ़ते हो जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे का, उन्हीं के सिद्धांतों को आधार मान करके वाइगोत्स्की ने अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो दिया। कहते हैं जिस प्रकार से हम जल के अणु का अध्ययन उसके भागों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा नहीं कर सकते, उसी प्रकार से व्यक्ति का अध्ययन भी उसके वातावरण से पृथक होकर के नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है, अगर आप वाटर के बारे में जानना चाह रहे हो तो आपको इन पूरी चीज़ों को ले करके कहीं ना कहीं बात करनी होगी। आप अगर ये सोचें कि अलग अलग चीज़ों को लेकर के अध्ययन करें तो ऐसे में ये चीज़ संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? जब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की की, यहाँ पर व्यक्ति का उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में ही अध्ययन की हमें समग्र जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अगर हम उनके कल्चर को समझेंगे, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कुछ रहा है, राजनीतिक संदर्भ क्या कुछ रहा है, उनकी सोसाइटी, वो किस समाज में रह रहे हैं, वो समाज कैसा है, वो आपका प्रोग्रेसिव प्रकार का समाज है या किसी और तरीके का। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि एक समग्र जानकारी, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। सूक्ष्म वृत्तीय करके लिखा है। आखिर ये माइक्रो जेनेटिक डेवलपमेंट क्या होता है? कहते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवधि में यह वह लघुकालिक अवधि होती है जिसमें बच्चे किसी समस्या के समाधान में अपने विचार, उपागम, तकनीकी को बदलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लघुकालिक अवधि, बहुत ही कम समय की अवधि में इन चीज़ों को वो अपनाते हैं और इसमें वो अपनी थॉट प्रोसेस, अपने अप्रोच यानी उपागम की बात करें, अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करते रहते हैं। अर्थात अपेक्षाकृत लघु अवधि में बालकों के चिंतन, समस्या समाधान, विचार में जो परिवर्तन परिलक्षित होता है उसे हम सूक्ष्म वृत्तीय विकास कह देते हैं, यानी कि माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट कह देते हैं। तो इन्होंने कहा समय कम है, उसी समय बालक कोई भी चिंतन कर रहा है, समस्या समाधान कर रहा है, विचार में जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम सूक्ष्म वृत्तीय विकास बोलेंगे। इसके विपरीत पारंपरिक
व्यक्ति वृत्तीय उपागम में ऐसा नहीं किया जाता है। जो पहले से ही है पारंपरिक चीज़ें हैं विपरीत, उसमें ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर बात आती है यहाँ पर व्यक्ति वृत्तीय विकास। यहाँ पर जब हम ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो व्यक्ति वृत्तीय यानी कि व्यक्ति के पूरे जीवन अवधि में जो विकास होता है, कई बार हमने आपको MCQs करवाया है और उसमें व्यक्ति वृत्तीय विकास सीधा सीधा आपका जो जवाब यानी कि आंसर के रूप में आपको देखने को मिला होगा। आपसे क्या कहते हैं यहाँ पर, यह उपागमता उम्र सभी क्रियाकलापों का विश्लेषण करता है। फिर बात आती है जातिवृत्तीय विकास, एक तीसरा जो दिया हुआ है। आखिर इसमें क्या कहा गया है, ये है आपका फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। इसमें विकासात्मक परिवर्तनों का मापन और विश्लेषण विकासवादी दृष्टिकोण से किया जाता है। जो भी विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, अगर उनके हम मापन की बात करें, उनके मेजरमेंट की बात करें, उनके एनालिसिस की बात करें, तो विकासवादी दृष्टि से यानी कि इवोल्यूशनरी अप्रोच होता है हमारा। इवोल्यूशनरी क्या होता है, जो एक परिवर्तन प्रकार का हो, एक नए प्रकार का हो। जैसे मानव विकास का विश्लेषण अतीत की सैकड़ों या हजारों वर्षों की अवधि को अध्ययन में ध्यान रख करके करना। देखिए, अब मानव विकास का विश्लेषण आप कैसे करते हो कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आपको इसको समझने में कई साल लगे होंगे। मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ष दिए कि आखिर विकास किस तरीके से किस स्टेज पर कैसे होता है, किस तरीके का होता है, कौन से गुण किस स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे आपसे कहते हैं सामाजिक ऐतिहासिक विकास यानी कि सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये डी पार्ट है आपका चौथा। तो कहते हैं हमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए उसकी संस्कृति, मूल्य, मानक और तकनीकी परिवर्तनों में हुए बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा। ये चीज़ बताई गई है सामाजिक ऐतिहासिक विकास में, मतलब क्या कुछ उसके कल्चर में चेंज हुआ, उसके वैल्यूज़ में कुछ चेंज है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी कितनी बदली, और इन सभी को ध्यान में रख करके हम सामाजिक ऐतिहासिक विकास वाली चीज़ को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस यानी कि उसका विश्लेषण हो सकता है। आगे आपसे कहते हैं बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण। तो ये चारों चीज़ें आपकी ऊपर की हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये सिद्धांत आपके बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण यानी कि आपके यहाँ पर टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडॉप्टेशन लिखा हुआ है। वाइगोत्स्की के अनुसार जन्म के समय केवल आरंभिक मानसिक क्षमता प्रदर्शित होती है। आरंभिक मानसिक क्षमता मतलब उस समय सोचने के प्रोसेस को लेकर के बात करें, क्या होता है दिमाग, क्या होती हैं अमूर्त चीज़ें, क्या और सारी चीज़ें हैं, वो सब बच्चे को नहीं पता होता है। लेकिन सामाजिक अधिगम एवं सामाजिकरण के फलतः उनकी इस क्षमता में वृद्धि होती है। ये बात आप भी जानते हो कि उनका सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन। तो वो आसपास के लोगों को समझते हैं, माता पिता को समझते हैं, भाई बहन, जो भी समुदाय में व्यक्ति हैं, शिक्षक की बात की जाए उनको समझते हैं, जो आपके सहपाठी उनके सहपाठी होते हैं, सहयोगी होते हैं, उन्हें समझते हैं। आगे कहते हैं बच्चे समस्या समाधान में अति महत्वपूर्ण लोगों से अंतःक्रिया करके जो विधियां या उपाय सीखते हैं उन्हें वाइगोत्स्की ने बौद्धिक अनुकूलन का उपकरण नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, आखिर बौद्धिक अनुकूलन का उपकरण क्या होता है, जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो भी इंटरेक्शन किया जाता है किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा, किसके साथ में, आसपास के लोगों के साथ में, उसी को कह देते हैं बौद्धिक अनुकूलन उपकरण। आपने ये सिद्धांत ज़रूर पढ़ा होगा, ZPD सिद्धांत, जो कि आपका वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ विकास क्षेत्र। क्या होता है समीपस्थ विकास क्षेत्र, इसके बारे में बात करेंगे। समीपस्थ विकास क्षेत्र का मतलब है ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते, परंतु यदि उन्हें लोगों या अपने किसी भी निर्देशकों की सहायता मिलती है तो वो उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे कहते हैं अपना काम स्वयं करना चाहिए। आप पढ़ाई करते हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप जानते हो, आपने इन चीज़ों के बारे में पहले सुना होगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुझे यहाँ पर सुनने बैठे हो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ जानने बैठे हो कि आखिर ZPD की थ्योरी क्या है। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कुछ चीज़ों में जो समस्याएं दिक्कतें होती हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप अपने आसपास सहपाठियों की बात करें, अपने शिक्षकों की बात करें, अपने पेरेंट्स गार्जियन की बात करें, आप उनसे सहयोग ले रहे होते हो, पूछ रहे होते हो। बिल्कुल ZPD थ्योरी यही कहता है। ये कहते हैं जब जिन्हें बच्चे अकेले सॉल्व नहीं कर पाते वो किसी की सहायता लेते हैं। बालक के सीखने से संबंधित क्षेत्र है। कई बार यही नहीं समझ में आता है ZPD है क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये बालक के अधिगम यानी सीखने से संबंधित क्षेत्र है। ZPD सिद्धांत में बालक के कार्य करने के दो तरीके होते हैं, एक आपको लोअर लिमिट मिलेगी, एक आपको अपर लिमिट मिलेगी। बहुत ही आसान से शब्दों में यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। इन्हीं सब नोट्स को हार्ड कॉपी नोट्स के रूप में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए आप 80 81 74 37 34 पर संपर्क कर सकते हैं। पूरा KVS का सिलेबस आपका नए पैटर्न के हिसाब से आपको जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें निम्नतम सीमा, तो बालक के किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर मतलब आप किस हद तक किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पर्सनल लेवल पर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर कर पा रहे हैं तो वही आपकी लोअर लिमिट होगी। बिना किसी की सहायता लिए, आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, आप स्वतः ही उस काम को अंजाम दे रहे होते हो, इसे हम लोग इंडिविजुअल लिमिट भी कहते हैं। फिर बात आती है लोअर लिमिट के बाद यहाँ पर अपर लिमिट। आखिर ये उच्चतम सीमा में क्या कुछ है? बाहरी व्यक्ति, माता पिता, शिक्षक की मदद लेना जो है ऐसे में कार्य करने में। तो उसमें क्या होता है, वो बाहरी व्यक्ति की, पेरेंट्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, गार्जियन की बात करें, सहयोगियों सहपाठियों की बात करें, उनकी हेल्प ले रहा होता है। आपसे देखिए एक चित्र छोटा सा बनाया हुआ है, इसमें इन्होंने बोला कि बालक द्वारा स्वयं किया गया कार्य। तो एक जो गोला करके लिखा है और इस तरीके से बनाया हुआ है सबसे अंदर, वो क्या है, वो स्वयं जो कार्य कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि बालक कोई कार्य समाज की मदद से करता है, और क्यों करता है, क्योंकि कुछ कार्य वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, वो हेल्प लेता है। क्या करता है, वो हेल्प लेता है। इसी चीज़ को यहाँ पर जो है दिखाया और दर्शाया गया है। तो उम्मीद करते हैं जो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, जब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की को लेकर के, तो आपने बहुत अच्छे से समझा। ZPD थ्योरी क्या है, बहुत ही आसान से शब्दों में। MCQs आपको हम जल्दी ही जो रात की 9 बजे वाली क्लास है उसमें आपके फटाफट लंबी क्लासेस आपकी चलेंगी, आपको मिलेंगी। सीखने का अर्थ और सिद्धांत, जो अगला प्रकरण, जो अगला टॉपिक है हमारा, आखिर मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या कुछ है। आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे, KVS का पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, आपको ये टॉपिक मिलेगा उसमें। तो सीखने की संकल्पना, पढ़ना और पढ़ाना है नहीं, कहते हैं विभिन्न क्रियाओं के फलतः व्यक्ति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। आपने देखा वो कई सारी एक्टिविटीज़ करता है अपने पूरे ताउम्र, किसी न किसी स्तर पर कुछ ना कुछ गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ उसके द्वारा हो रही होती हैं, और ये क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन लेकर के आती हैं। ये जो परिवर्तन आता है उसी को हम अधिगम या लर्निंग कह देते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है ये आपकी। सीखना क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, वो भी चेंज इन बिहेवियर, वो भी परमानेंट प्रकार का हो। कैसा? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि जो स्थायी परिवर्तन हो हमारे व्यवहार में, वही हमारे सीखने से संबंधित है। नॉर्मल तरीके से जो चीज़ें चेंज हो रही हैं हमारे बिहेवियर में परिवर्तन, वो नहीं आएगा। मैं एक बार एग्जांपल आपको दिया था कि मान लीजिए हम किन्हीं कारणों से हमें बुखार आ गया, हमें जुकाम हो गया, तो ऐसे में हमारी एक्टिविटी, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप दवा लेते हो तो आप सही हो जाते हो, 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसे हम अधिगम नहीं बोलेंगे। अधिगम वो होता है जो हम में स्थायी परिवर्तन लेकर के आए। हमने सीखा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और अगर हम ये ताउम्र फॉलो कर ले गए तो हम ये बोलेंगे कि हमें इस चीज़ की सीख मिली, हमने इसका अधिगम किया। लेकिन सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन जो है वो सीखना नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। कहते हैं थकान है, दवा खाना, बीमारी है आदि परिवर्तनों को सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि आज आप थके हो, आराम करोगे और फिर आप सही हो जाओगे। परिभाषाएं, बुरहस्ट, फेडरिक स्किनर क्या कहते हैं? ये कहते हैं सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर, एक के बाद एक, मतलब बाद में जो आप एडजस्टमेंट की प्रोसेस की बात करें, आप अगर सीख गए हो, आप में लर्निंग है, आप जानते हो, तो आप बहुत अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट कर ले जाओगे। वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की क्रिया है। क्या है? नए नए ज्ञान को प्राप्त करना, नई क्रियाएं करना, प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अधिगम से संबंधित हैं। क्रॉनबैक महोदय क्या कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। देखिए, अनुभव, ये कहते हैं एक्सपीरियंसेस के रिजल्ट हैं। क्या बोला इन्होंने? ये कहते हैं एक्सपीरियंसेस के रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन। क्या देखने को मिलता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन। और ऐसे में वो जो परिवर्तन हो रहा होता है उसको हम किससे जोड़ देते हैं? उसको हम जोड़ देते हैं लर्निंग से। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपसे क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं यहाँ पर आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन। आदतें और अभिवृत्तियाँ, ये हमारे जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, अपने हैबिट्स, एटीट्यूड की बात करते हैं, उसको अपनाना ही क्या होता है?
अधिगम होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी लोगों की आदतें और विवृत्तियाँ आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। अधिगम की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग में क्या होता है, कहते हैं सतत है, व्यापक है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप भी जानते हो, कॉन्टिन्यूअस है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रकार का है, व्यापक है, बड़ा है और ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। सीखने की प्रक्रिया के सोपान की बात करें कि सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान में, तो ये मिलर और डोलार्ड महोदय के द्वारा ये बात बताई गई। बात आती है यहाँ पर छोटे से आपके उसमें मोटिवेशन दिया हुआ है जैसे, तो कहते हैं मनुष्य का प्रत्येक कार्य जिसे वह करना चाहता है किसी न किसी अभिप्रेरणा से संचालित होता है। आप कोई भी काम करने जाएं, आप मोटिवेट होने के बाद ही वहाँ पर जाते हो करने के लिए। आपकी रुचि, आपकी इच्छा उससे जुड़ी हुई है, ये बात याद रखिएगा। आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी हो सकता है मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपके माता पिता, आपका कोई सहपाठी आपको मोटिवेट कर रहा है, फिर आप वो काम कर रहे हों। उद्देश्य गोल की बात करते हैं तो सीखना एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया है, व्यक्ति का व्यवहार प्रयोजन परिपूर्ण होता है। इन्होंने उद्देश्य की बात की कि सीखने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही होता है कि हम कोई भी हमारा लक्ष्य होता है, जैसे आप इस समय बैठे हो ये चीज़ जानने के लिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, तो आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि हमारा एक टारगेट है। केबीएस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें जो आपका फरवरी में होने वाला है, लास्ट फरवरी 2023 में, उसे आप पास करें। आगे है बाधा बैरियर की बात करें, प्रयत्न भूल है, सूझ है, तर्क द्वारा अधिगम या बाधा आने पर ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। कुछ यहाँ पर विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं यानी कि रेस्पॉन्सेज, तो कहते हैं बाधा आने पर समस्त परिस्थिति की खोज करता है। अगर आप अधिगम या लर्निंग की बात करते हैं तो सीधी सी बात है आपको दिक्कतें समस्याएं उस समय देखने को मिलेंगी, मतलब पठन पाठन के समय, और ऐसे में आप उसके सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश करते हो, रेस्पॉन्सेस की कोशिश करते हो। पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, बिल्कुल आपका मोटिवेशन के जैसा ही है। तो यहाँ पर है क्या कि कार्य सीखने हेतु पुनः बल देना। हो सकता है आप मोटिवेशन में थोड़ा सा, और इसमें डिफरेंस ये कर सकते हैं कि मोटिवेट हुए आप किसी भी नए काम को करने के लिए, यहाँ पर आप पुनः बल दे रहे होते हो। कोई काम आपने शुरू किया था, आप रुक गए मोटिवेशन के बाद, और फिर आपने अपने आप को रीइंफोर्स किया, अपने आप को आपने पुनर्बलित किया, तो वो चीज़ आपकी कहाँ से मिलेगी देखने को, वो रीइंफोर्समेंट में आएगी। संगठन ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो सीखने में प्रगति के साथ मानसिक संगठन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। अधिगम या सीखने की कुछ विशेषताएं जो है वो क्या कुछ हैं, तो ये कहते हैं जीवन भर चलता है, सीखना परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक है, मतलब आप यहाँ भी सीख रहे होते हो, आप लंदन चले जाओ, आप नेपाल चले जाओ, आप जो है तब भी आप सीख रहे होते हो। सीखना अनुकूलन है, लर्निंग एडजस्टमेंट, आप सीखोगे तभी आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। आपको पता है कि हमें यहाँ पर ये चीज़ें जाननी है, एडजस्टमेंट वाली चीज़, तभी आप वहाँ पर, आप में खेल भावना है ही नहीं, आप खेल के बारे में कुछ सीखे ही नहीं हो, तो आप ऐसे में अपने खिलाड़ियों के साथ में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सीखना विकास है, आप सीखोगे तो आपका डेवलपमेंट उससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, यानी कि लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। आपसे कहते हैं सीखना नया कार्य करना है। ये वुडवर्थ ने कहा कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो एक नए काम को करने से उसको हम जोड़ सकते हैं। अनुभवों का संगठन है, एक्सपीरियंसेस का ऑर्गेनाइजेशन है ये। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, आप कोई चीज़ सीखने जाते हो तो उसके पीछे आपका उद्देश्य ज़रूर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, गलत चीज़ें भी सीखने में ही आती हैं और आपका नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें भी उसमें आती हैं। सीखना सक्रिय है, आप एक्टिव होते हो तभी आप कोई चीज़ सीख पाते हो। यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में चर्चा की है। सीखने की इच्छा, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि सीखने की इच्छा अगर आप में है तभी आप अधिगम करोगे। शैक्षिक योग्यता की भी बात यहाँ पर की है, जो अधिगम को कहीं ना कहीं लर्निंग को प्रभावित करता है। हमारी बुद्धि, क्या वो उसके अनुकूल है, ऐसे में क्या वो सीखना चाह रही है, मोटिवेटेड है, क्या उसमें इंटरेस्ट है। संवेगात्मक स्थिति, अगर आप सांवेगिक रूप से अस्थिर हैं तो ऐसे में आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो प्रभावित होगा। आकांक्षा के स्तर की बात की है। आकांक्षा, आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, आप कितने तत्पर हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ यहाँ से जुड़ी हुई है। परिपक्वता, आप मैच्योर हो चुके हैं कि नहीं, उससे भी अधिगम जो है वो प्रभावित होता है। आगे कहते हैं आपके सीखने की प्रक्रिया है कैसी। यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला, फिर कहते हैं विशेष सामग्री का स्वरूप कैसा है, आपका कठिन आसान है, प्रेरणा का महत्व की अगर हम बात करें, शारीरिक और मानसिक थकान की बात करें, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब मान लीजिए सीखने की प्रक्रिया ही कठिन हो तो आपका सीखना भी क्या होगा, वो भी कठिन होगा। विशेष सामग्री का स्वरूप,
मतलब कहने का ये है कि गणित सीख रहे हो कि हिंदी सीख रहे हो तो गणित अक्सर जो है कम समझ में आती है, तो वो कठिन आपको लगती है, तो बाकी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, इसीलिए यहाँ पर कठिन और आसान करके लिख दिया है। प्रेरणा का महत्व, क्या आप इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हो, कोई आपको मोटिवेट बाहर से कर रहा है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड हो आप, तो ये दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। आप में अगर थकान है तो आपका जो लर्निंग है वो प्रभावित होगा। अध्यापक से संबंधित कारकों की बात की जाए तो विषय का ज्ञान, इसमें इन्होंने कहा कि विषय का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार, क्या अध्यापक को उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो वो आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को बता पाएगा, सिखा पाएगा। शिक्षक के व्यवहार को लेकर के बात की जाए, कहते हैं कि जो भी एक आदर्श वाचन जैसे होता है आपका शिक्षक के द्वारा, अनुकरण वाचन विद्यार्थी करते हैं, तो जो भी शिक्षक बोलेगा उसका अनुकरण उनके द्वारा किया जाएगा। कहते हैं शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, यहाँ पर टीचर की भी उतनी ही चीज़ें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो टीचर को पूरी तरीके से फॉलो करता है। कौन सी शिक्षण विधि अपना रहा है, कौन, टीचर। आगे कहते हैं सिखाने की इच्छा, क्या टीचर चाहता है आपको वो चीज़ें सिखाना, स्टूडेंट को बताना चाहता है, अगर वो चाहता है तभी आप सीख पाओगे। अगर वही एक्टिव नहीं है तो फिर आप में भी एक्टिवनेस नहीं होगी, और जहाँ एक्टिवनेस नहीं वहाँ लर्निंग यानी कि अधिगम नहीं। संबंधित कुछ कारक हैं यहाँ पर, विषय वस्तु संबंधी कारक। देखिए अलग अलग कारक आपके लिखे हुए हैं। सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में नॉर्मल थे, फिर अध्यापक से संबंधित, फिर आपके विषय वस्तु सिलेबस से। तो सिलेबस का नेचर कैसा है, अभी भी मैं बता करके आया, कठिन है कि आसान है। पूर्व अधिगम की बात, पूर्ण अधिगम या पूर्व अधिगम है ये, मतलब पहले आपने कुछ सीखा है इसके बारे में, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं है। जीवन से संबंधित उदाहरण अगर हैं तो बहुत आसानी से आप सीखोगे, और आखिर उसकी हार्डनेस या अगर मैं इजी होने की बात करूं लेवल की, तो वो आखिर कैसा है। अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन संबंधी कारक, अभ्यास कहीं ना कहीं चीज़ों को सिखा रहा होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट आप बोलते हो। गणित को जितना ज़्यादा आप अभ्यास सवालों को करोगे, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ KVS एग्ज़ाम को लेकर के प्रैक्टिस, एक महीने में जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा सभी सब्जेक्ट्स का। ये भी ध्यान रखना है किसी एक सब्जेक्ट पर ही फोकस करने से काम नहीं होगा। परिणाम का ज्ञान, रिजल्ट क्या कुछ है उसकी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होना, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी कि नया ज्ञान अगर है तो पहले वाली चीज़ों से कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट करना। तो ये इतनी बातें कहाँ बताई गई, जब हम बात करते हैं अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन रिलेटेड फैक्टर्स को लेकर के। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो कुछ अधिगम के नियम दिए हुए हैं, यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो लिखा है अधिगम मनोविज्ञान का प्राण है। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान का प्राण। आपसे कहते हैं अधिगम को यदि मनोविज्ञान से अलग कर दिया जाए तो मनोविज्ञान मृतप्राय हो जाता है। साइकोलॉजी से पूरी तरीके से ये जुड़ा हुआ है। सीखने के सिद्धांत के दो प्रमुख वर्ग आपको देखने को मिलेंगे, एक आपके व्यवहारवादी सिद्धांत हैं और दूसरे आपके संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव थ्योरीज वाली चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो जब हम बात करते हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पर सिद्धांत हैं, चलिए इसको लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। चूँकि आपका थोड़ा थोड़ा करके ही आप अलग अलग उसमें समय में सीखेंगे, इकट्ठा ही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती हैं। तो ये जल्दी ही आपको ये जो नेक्स्ट वीडियो है आपका थॉर्नडाइक के जितने भी नियम है व्यवहारवादी नियमों की बात करें, और साथ में आपके अगर हम संज्ञानात्मक सिद्धांतों की बात करें तो आपको जल्दी ही मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।